हेलो दोस्तों। हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड और ऑर्डर नंबर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 13 तक के वेरियस रूल्स ऑर्डर नंबर 1 में गो थ्रू किए थे। हमने अपने प्रीवियस सेशन में बेसिकली ये समझा था कि जो पार्टी टू सूट्स होती हैं वो किस तरह से ज्वाइन हो सकती हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं, उनका अगर हमें कुछ ज्वाइन करना है, मिस जॉइंडर होना है, नॉन जॉइंडर होना है, उनके सब क्या प्रभाव होते हैं, है ना। वो सब हमने देख लिया। अगर वो सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो पैनल पर जाकर उनको देख लीजिएगा, ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो चलो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 2 पर। ऑर्डर नंबर 2 बेसिकली फ्रेम ऑफ सूट के बारे में बात करता है। देखो, फ्रेम ऑफ सूट का मतलब ये है कि मेरे पास अगर मुझे प्लेन डालनी है और उसमें मुझे उस प्लेट में कुछ लिखना है, मैं उसमें क्या लिखूं? आप कहेंगे जो फैक्ट्स होगा, जो लेना चाहते हो वो लिख लो। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। लेकिन कानून मुझे क्या चाहता है मुझसे? कानून मुझे लेजिस्लेचर क्या चाहता है कि मैं उनमें क्या चीज़ें अपना रिलीफ लेने से पहले ध्यान में रखूं? क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ चीज़ें अभी मांग रहा हूं और कुछ चीज़ें मैं छोड़ रहा हूं, उसे मैं बाद में मांगना चाहता हूं। तो कोर्ट क्या ये नहीं कहेगी कि आज तो तुम मान लो कोई डैमेजेस मांगना चाहते हो किसी पॉइंट के ऊपर, और फिर फ्यूचर में फिर तुमसे दोबारा से आ रहे हो, एक और मुकदमा लेकर आ रहे हो, कोई और रिलीफ मांग रहे हो जो पहले वाले से ही जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से तो आप रोज़ नए नए रिलीफ मांगते रहोगे आप। तो हमें केसेस का डिस्पोजल जल्दी हो, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले क्लास के सेशन में ही, कि केस का डिस्पोजल जल्दी करना है, तो इसके लिए हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मुझे जो सूट बनाना है, जो मैं फ्रेम करूंगा उसको, तो मैं ऐसे देखूं, इन सब प्रोविजंस को ध्यान में रखूं कि रिलीफ भी मिले और केस का डिस्पोजल जल्दी भी हो। मतलब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है। अब वो कैसे होगा, वो हम यहाँ पर जो प्रोविजंस दिए हैं, जो रूल्स दिए हैं, उनको देख लेंगे एक एक करके। जो वेरियस रूल्स हमारे पास यहाँ पर इस ऑर्डर नंबर 2 में दिए हैं वो हैं रूल नंबर 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, अब ये फ्रेम कैसे होगा जरा समझते हैं। सबसे पहला रूल है हमारे पास, फ्रेम ऑफ सूट के बारे में बात करता है। यहाँ पर वो कहते हैं एवरी सूट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जहाँ तक संभव हो सके, जो भी वाद है, जो भी सूट है, बी फ्रेम्ड एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन। मतलब आप अगर कोई भी सूट को फ्रेम कर रहे हो तो यार ये ध्यान रख लो कि उसको तुम ऐसे फ्रेम करो, उसकी संरचना ऐसे करो, उसकी रचना ऐसे करो कि उस केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो ग्राउंड्स होने चाहिए ना उस केस के अंदर, वो तुम्हारे उस प्लेंट में मौजूद होनी चाहिए, उस सूट के अंदर होने चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उस केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो मेरे पास ग्राउंड्स होने चाहिए ना, वो आप उस सूट के अंदर फ्रेम कर लो अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट। बिल्कुल सही बात है। जो मैटर, सब्जेक्ट मैटर है, जो डिस्प्यूटेड कंसर्न्स हैं, जो सब्जेक्ट मैटर डिस्प्यूटेड है, उसको लेकर जो भी आपका फाइनल डिसीजन के लिए जो ग्राउंड्स आपको लगता है मेरे होने चाहिए, वो सारे तुम उसको ले लो। एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग देम, ताकि उससे भविष्य में होने वाला किसी तरह का लिटिगेशन ना आए, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो मैंने तुमसे शुरुआत में क्या कहा? मैंने कहा हम जो भी सूट फ्रेम करेंगे ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि मैं जो रिलीफ मांग रहा हूँ वो सारा मेरे इसी सूट में हो जाए तो बहुत अच्छी है, और ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई लिटिगेशन अराइज ना हो। अगर ये मोटी सी बात आप लोगों ने ध्यान में रख ली है तो फिर तुम्हें पता रहेगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑर्डर नंबर 2 रूल 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास सीपीसी में ना कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड के बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, जिन पर वो पूरा खड़ा होता है सीपीसी। उनमें मेरे पास रेजुडिकाटा, इसके अलावा सिविल नेचर, जुरिस्डिक्शन, ये ऑर्डर 2 रूल 2, ये सब उसके हिस्से हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो सिविल तुम्हारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। रेजुडिकाटा, उसके बारे में सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी तुम्हें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ऑर्डर 2 रूल 2 तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होना ज़रूरी है। अब मैं जो बताने वाला हूँ ज़रा ध्यान से सुनना। ठीक है, वो कहते हैं, ऑर्डर टू रूल 2 में कहते क्या है बेसिकली, वो कहते हैं सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। मतलब तुम अगर सूट लाना चाहते हो तो जितना तुम्हारा क्लेम है ना वो सारा का सारा लेकर आ जाओ।
मान लो थोड़ी देर के लिए, एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं कि मेरा मान लो 3 महीने का किराया है बकाया। मैं मकान मालिक हूँ और मैंने किसी किराएदार से 3 महीने का किराया लेना है किसी से, जनवरी फरवरी और मार्च, 3 महीने का किराया। मैंने खाली जनवरी का किराया मांग लिया अपने सूट में। बकाया किराया तो जनवरी फरवरी और मार्च का था, लेकिन मैंने सिर्फ जनवरी का किराया मांग लिया, मैंने फरवरी और मार्च का किराया नहीं मांगा। अब तो मुझे बताओ, मैं ये फरवरी और मार्च का अगर किराया लेना हो, फिर मैं एक और सूट लेकर आऊँगा क्या बाद में? तो फिर मैं इसे पहले वाले सूट में ही क्यों ना इंक्लूड कर लूँ? इसका मतलब ये कि मेरे पास जितने भी रिलीफ होते हैं, ये बात ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ जितने भी मेरे रिलीफ होते हैं वो मुझे अपने एक ही सूट में ले लेने चाहिए। ठीक है, ये मोटी मोटी सी बात है। बाकी अंदर क्या है वो अभी समझाता हूँ मैं आपको। उनका कहना है, नंबर 1, एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम। मतलब जितना तुम्हारा क्लेम है सारा का सारा यार इंक्लूड कर लो अपने सूट के अंदर, सारे ले लो। मतलब मैंने एग्जांपल दिया, जनवरी फरवरी मार्च का किराया बकाया है, तो जिस दिन सूट ला रहे हो जितना किराया बकाया था सारा मांग लो तुम एक बार में। ये मत करो कि मैं जनवरी का ले रहा हूँ या फरवरी का ले रहा हूँ या मार्च का ले रहा हूँ, आप तीनों का लो। विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। मतलब आप अपने कॉज ऑफ एक्शन में जितना भी क्लेम लाना चाहते हो वो सारा का सारा यार इसमें इंक्लूड कर लो तुम। जितना भी तुम्हारा कॉज ऑफ एक्शन बनता है जिसके लिए तुम क्लेम ला सकते हो वो सारा का सारा तुम इंक्लूड कर लो। बट द प्लेंटिफ मे रिलिंक्विश, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्शन भी दिया है। वो कहते हैं लेकिन प्लेंटिफ क्या कर सकता है, वो रिलिंक्विश कर सकता है अपने किसी क्लेम के पोर्शन को। लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। अगर वो ये चाहता है कि मेरा केस इस पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिडिक्शन में आए, तो मैं उनमें से किसी पर्टिकुलर क्लेम को छोड़ना चाहूँ तो छोड़ भी सकता हूँ। आप कहेंगे सर ये बात समझ में नहीं आई कि मतलब मैं अपना क्लेम छोड़ दूँ और वो किसी कोर्ट के जुरिडिक्शन में आ जाए। अरे जो मैं मांगूंगा तो वो मैं लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट जो भी उस मैटर को ट्राई करने की कॉम्पिटेंट होगी मैं वहाँ पर ले आऊँगा। मुझे छोड़ने की ज़रूरत क्यों है? मैं ऐसा करूँ क्यों? समझाता हूँ मैं क्यों करूँगा। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारा जो भी केस होता है वो अलग अलग जुरिडिक्शंस के साथ कोर्ट में फाइल होता है। जैसे हम कोई भी सूट कोर्ट में फाइल करते हैं तो हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्ट के पास पैक्यूनरी जुरिडिक्शन है या नहीं है, मतलब धन संबंधी जुरिडिक्शन है कि नहीं। एक तो हम ये देखते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि मैटर, सब्जेक्ट मैटर कैसा है, मतलब ये केस सिविल नेचर का है कि नहीं, प्रॉपर्टी वाला है कैसा है, ये सब भी हम देखते हैं। फिर हम सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन भी देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं टेरिटोरियल, हम देखते हैं कि साहब इस पर्टिकुलर एरिया के जज साहब हैं, इनके पास ये मैटर जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये भी हम यहाँ पर टेरिटोरियल मैटर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो मोटा मोटा हमारे पास ये 3 तरह की जुरिडिक्शन हम लोग को देखने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो इसमें वो एक क्लेम को छोड़ रहे हैं ताकि उनका मैटर इस पर्टिकुलर कोर्ट में फॉल कर जाए। वो कौन सा वाला जुरिडिक्शन होगा? हो सकता है टेरिटोरियल में हो सकता है सब्जेक्ट मैटर में हो सकता है पैक्यूनरी में हो। आप कहेंगे सर तीनों के कोई एग्जांपल बता सकते हो? हाँ मैं बता सकता हूँ। मान लो मैं पैक्यूनरी वाले का एग्जांपल लेता हूँ पहले थोड़ी देर के लिए। तो उसको मैं कैसे एनालाइज करूँगा? इसके लिए मैं ये करूँगा कि मान लो मेरा क्लेम, मान लो 75,000 रुपीज़ के मनी की रिकवरी है। मान लो मेरे पास 75,000 रुपीज़ की मनी की रिकवरी का सूट है जो मैं लेकर लाना चाहता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मानो कि मुझे अगर ये केस सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास लेकर आना है, मुझे ये सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास लेकर आना है, और उनकी जो लिमिट है, मान लो थोड़ी देर के लिए उनकी, मान लो पैक्यूनरी लिमिट जो है वो 25,000 रुपीज़ की है से फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं 25,000 रुपये का रिकवरी लाऊंगा तो क्या मैं सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास ला सकता हूँ? नहीं, मैं तो फिर यहाँ तो नहीं ला सकता क्योंकि ये 25,000 तो कम है और 75,000 तो ज़्यादा है, ये तो 50,000 ज़्यादा है। तो मेरे पास अगर मुझे इन्हीं जज साहब के पास केस लेकर आना है, सिविल जज के पास ही लेकर आना है, तो मुझे अपने 50,000 रुपये यहाँ पर छोड़ने पड़ेंगे, मुझे माइनस करने पड़ेंगे। ये मुझे माइनस करूँगा तब मेरे इनकी लिमिट में आऊँगा मैं। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा केस पर्टिकुलर किसी कोर्ट के अंदर जाए, तब मैं अपनी मर्जी से कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को रिलिंक्विश कर सकता हूँ, उसे वेव कर सकता हूँ, उसे छोड़ सकता हूँ। आप कहेंगे अच्छा सर सब्जेक्ट मैटर का बता दो क्या है। सब्जेक्ट मैटर में मान लो मेरे पास कोई
प्रॉपर्टी, मान लो मेरे पास इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला था। हमारा इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में क्या होता है, हमारा ये होता है कि जहाँ पर इमूल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है मुकदमा वहीं डलेगा। और हमारे पास कुछ ऐसे भी जुरिडिक्शन है जिसमें मान लो मनी रिकवरी का मामला है और जहाँ पर डिफेंडेंट रहता हो या पर्सनली वर्क करता हो वहाँ पर वो मुकदमा डलता है। तो मेरी मान लो रिकवरी मनी की भी है और मेरा इमूल प्रॉपर्टी का भी मुकदमा है, मैं दोनों एक साथ लाना चाहता हूँ, तो उसकी वजह से मुकदमा अलग अलग जगह पर जा रहा था। लेकिन मान लो मैं उनमें से इमूल प्रॉपर्टी वाले को छोड़ दूँ और अपना मुकदमा कहीं और ले आऊँ दूसरी जगह पर, ताकि वो केस उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास चला जाए जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है, तो यहाँ पर भी मैं अपना वेव कर सकता हूँ कुछ पोर्शन को। इसी तरह से टेरिटोरियल वाले में मान लो हमारे पास ये है कि अगर ये मेरे पास कोर्ट है, ठीक है, और ये मेरी प्रॉपर्टी इस कोर्ट में भी लाया करती है, इसमें भी करती है, इसमें भी करती है, तो इनमें से किसी के पास भी मैं सूट ला सकता था। तो मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे अगर इस वाले पोर्शन को छोड़ना है तब मेरा केस इस पर्टिकुलर कोर्ट की टेरिटोरियल एरिया में आएगा, तो फिर मैं ये वाला एरिया छोड़ दूंगा अपनी संपत्ति का, ताकि मेरा केस इस वाली कोर्ट के पास पहुंच जाए। तो मैं ऐसे करके अपना पिक एंड चूज कर सकता हूं और अपने रिलीफ को वेव ऑफ कर सकता हूं, ताकि मुझे अगर ये मुकदमा किसी पर्टिकुलर कोर्ट के द्वारा निर्धारित कराना है तो मैं वहां पर उसे ले जा सकूं। वो बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, ये जो कहानी बता रहे हैं ना कि प्लेंटिफ में रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, यानी अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिडिक्शन में किसी केस को फॉल करवाना है तो, और वो तब फॉल करेगा अगर मैं किसी पोर्शन ऑफ क्लेम को छोड़ दूंगा, तब वो फॉल करेगा। तो प्लेंटिफ अगर चाहे तो उस पोर्शन को छोड़ भी सकता है, वो ये बोल रहे हैं यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 1 में। और नॉर्मल हमारा थंब रूल ये है, हमारा जनरल रूल ये है कि आपके सूट में जो भी आप सूट लेकर आते हो उसमें पूरा का पूरा क्लेम होना चाहिए, जितना भी तुम्हारा क्लेम है, जितने के लिए जिसके लिए तुम एंटाइटल्ड हो, वो सारा मांग लो आप एक ही सूट के अंदर। अब देखो आगे क्या कहते हैं सब रूल नंबर 2 में, रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द क्लेम। अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ना चाहते हो, मान लो आप रिलिंक्विश करना चाहते हो, रिलिंक्विश का मतलब होता है परित्याग करना। अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को रिलिंक्विश करना चाहते हो तो कैसे करोगे, कर सकते हो क्या? उनका कहना है वेयर अ प्लेंटिफ ओमिट्स टू स्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रिलिंक्विशेस एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम। मतलब प्लेंटिफ ने क्या किया, कोई ऐसा पर्टिकुलर पोर्शन उसका क्लेम का जो उसने ओमिट कर दिया, उसने लिया नहीं, उसे लेना चाहिए था, लिया नहीं उसने, या फिर उसने जानबूझकर उसे उसका परित्याग कर दिया, उसने रिलिंक्विश कर दिया कोई पोर्शन। एक तो यह है उसने ओमिट कर दिया, या उसने खुद से ही छोड़ दिया, जो पोर्शन वो लाना चाहिए था क्लेम का वो लाया नहीं। ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स स्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो ओमिटेड और रिलिंक्विश्ड। जैसे मैंने आपको शुरुआत में मैंने कहा कि मान लो मेरा किराया किसी मेरे किराएदार की तरफ जनवरी, फरवरी और मार्च का ड्यू है और मैं सिर्फ जनवरी का लेकर आऊँ, तो फिर ये मान लेंगे कोर्ट के मुझे फरवरी और मार्च का किराया नहीं चाहिए, मैंने उसका परित्याग कर दिया, मैंने उसे ओमिट कर दिया, मैंने इंटेंशनली रिलिंक्विश कर दिया, तो मैं क्या दोबारा फरवरी और मार्च का क्लेम ला सकता हूँ? वो कह रहे थे तुम नहीं ला सकते, तुम्हें लाने थे तो सारे एक साथ लेकर आते, अब तुमने छोड़ दिया तो तुम नहीं ला सकते। वो यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा वो कहते हैं ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ द सेवरल रिलीफ्स। मान लो मेरे पास सेवरल रिलीफ्स हैं, सुनो, यहां पर मैं, देखो यहां पर मेरे पास क्या था, क्लेम था, क्लेम। मैं यहां पर क्या ओमिट कर रहा था, मैं क्लेम ओमिट कर रहा था। मैं जो बोलना चाहता हूं मेरे ध्यान से समझना इस बात को, यहां पर मैं क्या रिलिंक्विश कर रहा था, क्लेम को रिलिंक्विश कर रहा था। लेकिन यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हम रिलीफ्स के बारे में बात करते हैं, रिलीफ्स, रिलीफ्स। यहां पर वो कहते हैं अगर आपने कोई भी रिलीफ, आपके पास काफी सारे रिलीफ हैं, उनमें से अगर आपने एक छोड़ दिया, आपके पास काफी सारे रिलीफ हैं, उसमें से आपने एक छोड़ दिया, दो छोड़ दिए, क्या होगा? अ पर्सन एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन मे स्यू फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीफ्स। अगर किसी पर्सन के पास एक से ज्यादा रिलीफ लेने का हक है, ठीक है, और वो व्यक्ति क्या करता है, उनमें से अगर एक को छोड़ देता है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, बट इफ ही ओमिट्स एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ अ कोर्ट टू स्यू फॉर ऑल सच रिलीफ्स ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स स्यू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड। वो कहते हैं अगर आपके पास मल्टीपल रिलीफ्स थे, एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रीन पर समझाता हूं, थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
मान लो मेरे पास एक पर्सन है ए, ठीक है, और इसका बी के खिलाफ कुछ रिलीफ्स अवेलेबल हैं। जैसे मान लो एक प्लॉट था, एक एग्रीकल्चरल प्लॉट है, ये बी के पास पड़ा हुआ है, इसने इसको दिया था, लीज वीज पे दिया होगा, इसने प्लॉट लीज पर दे दिया था, इसका नाम रख देते हैं प्लॉट, ये लीज पर दे रखा था, इसको वापस चाहिए। तो पहला रिलीफ क्या है? पहला रिलीफ वो मांगता है, कहता है मुझे इसका कब्जा चाहिए, मुझे इसका पोजेशन चाहिए। भैया ले लो पोजेशन, कौन मना करता है? और भी भैया कुछ चाहिए? कहता है हाँ और भी चाहिए। कह रहा और क्या चाहिए? कह रहा दूसरा मेरे को मैसने प्रॉफिट चाहिए। आई एम सॉरी, एक सेकंड देता हूँ। दूसरा मुझे चाहिए मीन प्रॉफिट या मैसने प्रॉफिट, जो भी आप कहते हो उसको, मुझे ये भी चाहिए, क्योंकि तुम मेरी प्रॉपर्टी के रॉन्गफुल पोजीशन में थे और तुमने इससे इन अर्निंग कर ली है, तो मुझे ये भी चाहिए। कहता है और भी कुछ चाहिए? कह रहे हाँ और भी चाहिए। और क्या चाहिए? कहता है मुझे यहाँ पर जो लीज अमाउंट है, जो रेंट है, मुझे वो भी चाहिए। तो मेरे पास रिलीफ कितने हैं? एक, दो, तीन। तो मुझे ये तीनों के तीनों रिलीफ एक ही सूट में लाने चाहिए। अगर मान लो मैं इसमें से रेंट को छोड़ दूं, मान लो मैं इसको ना लूं, और मैं इसे कोर्ट से परमिशन भी नहीं मांगता, कोर्ट से कि सर मैं फिलहाल के लिए रेंट नहीं मांग रहा हूं, रेंट मैं बाद में क्लेम करना चाहता हूं, फिलहाल मैं पोजेशन और मीन प्रॉफिट क्लेम करना चाहता हूं, तो प्लीज़ मुझे अलाउ किया जाए। और कोर्ट ने कहा ठीक है, तो फिर तुम क्या रेंट को दोबारा मांग सकते हो? हाँ, चाहे तुमने ओमिट भी कर दिया तो तुम दूसरे सूट में तुम अपना रेंट के लिए सूट ला सकोगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपने कोर्ट से परमिशन नहीं मांगी, आपने बस अपनी मर्जी से ही, वकील साहब ने रेंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया, बस पोजीशन और मीन प्रॉफिट या मैसने प्रॉफिट मांग लिया, बाद में तुम उसके लिए मुकदमा लाना चाहते हो, रेंट के लिए तो तुम ला नहीं पाओगे। वो ये बोल रहे हैं यहाँ पर। तो देखो वो कहते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, कि वो कहते हैं पर्सन जो कि एक से ज़्यादा रिलीफ के लिए एंटाइटल्ड हो, अगर कोई पर्सन, तो देखो यहाँ पर मैंने कहा ना कि एक से ज़्यादा रिलीफ के लिए एंटाइटल्ड है, पोजीशन के लिए है वो पर्सन, मीन प्रॉफिट के लिए है, रेंट के लिए भी है, इन तीन चीज़ों के लिए वो एंटाइटल्ड है। सही है? सो अ पर्सन एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन सेम ही है। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? यार हमारी ज़मीन लेके बैठ गया, जमीन से संबंधित रेंट है, जमीन से रिलेटेड मीन प्रॉफिट है, जमीन से रिलेटेड ही पोजीशन है, तो कॉज ऑफ एक्शन तो एक से ही अराइज हो रहा है। तो कहते हैं जहां पर सेम कॉज ऑफ एक्शन के रिलेशन, ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो, सेम कॉज ऑफ एक्शन के रिलेशन में अगर एक से ज्यादा मेरे पास रिलीफ है, तो वो सभी के लिए या एनी ऑफ द रिलीफ के लिए मुकदमा ला सकता है। मतलब अगर ये चाहे, मान लो मैं मीन प्रॉफिट नहीं लेना चाहता था तो ना लेता, रेंट नहीं लेनी थी तो ना लेता, खाली कब्जा लेना चाहता तो ले लेता, तुम्हें किसने तुम्हें मना करा? जो तुमको लेना ले लो। लेकिन भैया जी, अगर कोई भी छोड़ा इनमें से, ठीक है, तो फिर क्लेम नहीं कर पाओगे भाई साहब। उसके लिए पहले टेक अ परमिशन फ्रॉम द कोर्ट दैट सर आई जस्ट वांट टू omit some of these reliefs and I will be seeking these remedies in the future time. So in that case, if suppose the court has allowed you, in that case you can file the suit in the future time. Otherwise आप फाइल नहीं कर पाओगे, you will be debarred from filing the suit further for the seeking such relief which you have already omitted with. चलो ये हमारे पास क्लियर हो गया सबसे, ये सब रूल नंबर 3। चलिए अभी आगे आते हैं। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन को भी समझो। वो कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल एन ऑब्लिगेशन एंड अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड सक्सेसिव क्लेम्स arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action. अब वो समझा रहे हैं कि एक कॉज ऑफ एक्शन का कोई एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। वो समझाना चाहते हैं कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ अगर पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन से कनेक्टेड है, वो किस तरह से कनेक्टेड हो सकती हैं, उसका एग्जाम्पल के माध्यम से वो समझाना चाहते हैं तुम्हें। वो कहते हैं मान लो इस रूल के पर्पस के लिए, मान लो हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन है, कोई दायित्व है, और उस ऑब्लिगेशन के साथ कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी आपने दे रखी है उसके परफॉर्मेंस के लिए, कि मान लो मैंने लोन ले रखा है, तो लोन से संबंधित हमने क्या कर रखा था? हमने मॉर्गेज भी रखा हुआ था। देखो समझो मेरी बात को, मैं इसे यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एक्ट में ना पूरे प्रॉपर तरीके से समझा नहीं रखी होती हैं, तो फिर उसके लिए हमें कुछ इलस्ट्रेशन आप लोगों को अपनी तरफ से भी देने पड़ते हैं। मान लो मेरे पास एक पर्सन है ए, ये बैंक वालों के पास गया, कहने लगा भाई साहब मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, मेरी बीवी कह रही है साहब
मेंटेनेंस कराना है, बढ़िया बढ़िया, बाथरूम बाथरूम बढ़िया चाहिए। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम तो बैठे इसी काम के लिए, पहले लोन तो दे देंगे लेकिन सिक्योरिटी क्या रखोगे? कहता भाई साहब हमारे पास तो कुछ नहीं है। कहता भाई लोन भी नहीं मिलता। कहने लगे जिस पे तुम लोन ले रहे हो घर पे, वो कर दो मेरी गिरवी, वो रख दो मॉर्गेज। कहता अच्छा। कहता चलो दे देता हूँ। इसने जो हाउस था या जो भी फ्लैट था, इसने भाई साहब ने वो क्या कर दिया, वो मॉर्गेज रख दिया बी के पास। समझो मेरी बात को। ए ने बी के पास ये मॉर्गेज रख दिया और बी ने ए को ये जो लोन है ये 5 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो मेन कंसर्न ऑब्लिगेशन किस बात की है? मेरी यहां पर मान लो किसी पर्सन ने लोन ले रखा है, मेरा या किसी का भी, मान लो जिसने भी लोन ले रखा है, उसकी ऑब्लिगेशन है 5 लाख रुपए की, यहां पर मनी की ऑब्लिगेशन है। लेकिन ये जो मनी की ऑब्लिगेशन है ये किसके साथ कोलेटरल कनेक्टेड है? कोलेटरल जो मॉर्गेज था किसके साथ कनेक्टेड था? ये मॉर्गेज इसी लोन के साथ ही तो कनेक्टेड था। तो जो मैं सिक्योरिटी यहां पर दे रहा हूं, ये सिक्योरिटी भी मॉर्गेज से संबंधित, मेरा पोजीशन मांगू, मैं रिडम्पशन मांगू, वो मेरे इस लोन के साथ ही तो कनेक्टेड है। तो वो कह रहे हैं कि मान लो मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन है और मैंने कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी दे रखी है उसके परफॉर्मेंस के लिए कि साहब मैं चुकाऊंगा लोन और ये मेरी सिक्योरिटी है, मैं मॉर्गेज रख रहा हूँ इसकी परफॉर्मेंस के लिए। और उसके बाद अगर मैं कोई सक्सेसिव क्लेम लेकर आ रहा हूँ उसके लिए, जैसे मुझे मेरी मॉर्गेज मुझे वापस दो, मेरी मॉर्गेज में कुछ अनुवृद्धि हो गई, उसमें कुछ एनहांसमेंट हो गया, मुझे वो भी वापस चाहिए, मुझे मेरी लीज डीड वापस चाहिए, मेरा रेंट तुमने जब्त कर रखा था, मैंने किराए पर दे रखी थी किराएदार को, तुमने उससे भी जाके मेरे सारे किराए ले लिए, मुझे वो भी वापस चाहिए। तो तुम जो भी सक्सेसिव रिलीफ मांगना चाहते हो, जो तुम सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के लिए तुमने कोलेटरल दी थी, जो तुम्हारा ऑब्लिगेशन था, जो लोन अमाउंट था, जो इंटरेस्ट था, ये सारे के सारे जितने भी सेम ऑब्लिगेशन से अराइज हो रहे हैं, ये कहेंगे ये सब के सब एक कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हो रहे हैं, तुम्हारे लोन से कनेक्टेड हैं ये सारे के सारे मामले। तो तुम्हारे लोन से संबंधित जितने मामले हैं, मैं इनके लिए अलग अलग मुकदमा लेकर आऊं कि मैं सारे एक ही सूट में इंक्लूड कर लूं? कहता है एक में ही इंक्लूड कर लो, ये बोलना चाहते हैं यहां पर। देखो ये सेशंस जो इन दिनों में चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी मिस करोगे ना तो बड़ी दिक्कत आएगी तुम्हें भविष्य में। मैं पहले बता रहा हूं, मैं बहुत एलोबरेट करके बता रहा हूं हर चीज को डिटेल में, एक एक लाइन को प्रॉपर एलोबरेट कर रहा हूं, पूरा समय दे रहा हूं आपको। और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रॉपरली इनको देखो और समझो, जिनके लिए बनाया जा रहा है कम से कम आप तो इसे देखोगे ही ना प्रॉपरली फिर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन्होंने एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाया, वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि ए ने क्या किया, एक घर जो है वो ईयरली रेंट पर 1200 रुपये के रेंट पर दे दिया, मान लो बी को दे दिया। तो चलो इसको भी इलस्ट्रेट कर लेते हैं स्क्रीन पर ताकि अच्छे से हमें समझ में आता रहे। तो ये भाई साहब है हमारे पास एक ए, इनका एक बहुत बढ़िया सा घर था, हमें तो ऐसा ही बनाना आता है झोपड़ी वाले। तो अब इसे बढ़िया बोलिए घटिया बोलिए, जो उनसे बोलना है बोलिए। ओके, ये इसने ₹1200 में इसने रेंट पर दे दिया, इसको दे दिया, बी को दे दिया, ठीक है। ओके, फिर क्या हुआ? द रेंट फॉर द होल ईयर ऑफ फॉर द होल ईयर्स 1905, 1906, 1907 इज ड्यू। 3 साल का भाई साहब जो रेंट है ये ड्यू हो गया। तो रेंट कब कब का ड्यू हो गया? रेंट ड्यू फॉर मान लो 1905, 1906, 1907, साथ साथ में मैं लिखता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे, ठीक है। ये इस ईयर्स का ड्यू हो गया एंड अनपेड, और ये चुकाया भी नहीं किराएदार ने। एस यूज बी इन 1908। अब देखो अब मुकदमा कब लेकर आ रहा है वो? ए बी के खिलाफ जो सूट लेकर आ रहा है, कब लेकर आ रहा है? 1908 में लेकर आ रहा है, यानी 1908 में तो ये तीनों के तीनों जो रेंट है ये ड्यू हो चुके होंगे ना, समझो ना। जब 1908 आएगा तो ये तीनों के तीनों तो रेंट ड्यू हो जाएंगे ना, तो यहां पर रेंट ड्यू हो गए तीनों के तीनों। लेकिन यहां पर जो रेंट ड्यू हुए 1908 में, उसने कौन से मांगा? ओनली फॉर द रेंट ड्यू फॉर 1906, मतलब 1906 का उसने जो है रेंट मांगा, सिर्फ ये वाला रेंट क्लेम किया। दिस पर्टिकुलर रेंट इज क्लेम्ड, ये क्लेम किया 1908 में, यानी उसने 1905 और 1907 का क्लेम किया ही नहीं, छोड़ दिया उसको, ठीक है। ए शैल नॉट, उन्होंने मे नहीं कहा है, कहा है शैल नॉट आफ्टरवर्ड सी बी फॉर द रेंट ड्यू फॉर 1905 एंड 1907। तो 1905 1907 के ये वाले जो ऊपर मेरे पास बच गए हैं, मैं इसको रेड कलर से कर देता हूं, तो ये वाले भाई साहब आप फिर क्लेम नहीं कर सकते, ये गए क्योंकि आपने खुद से ही रिलिंक्विश कर दिया। आप मेरी बात समझ गए? सो दिस इज व्हाट दे वांट टू एक्सप्लेन हियर।
यही कहना चाहते हैं इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। हाँ ये वही था, ये सब सेम चीज़ है। चलो अभी आगे, अब आगे नेक्स्ट आते हैं हम ऑर्डर नंबर 2 के रूल नंबर 3 पर, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अब देखो, मैंने पहले वाले ऑर्डर में आप लोगों को ये बात समझाई थी कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हों किसी मुकदमे में, तो मैं उन सबको आपस में एक ही मुकदमे में ज्वाइन करवा लूँगा, जोड़ लूँगा उनको। अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं और उनका राइट टू रिलीफ, सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम ट्रांजैक्शन, सेम एक्ट्स, सेम सीरीज ऑफ एक्ट्स से अराइज हो रहा है, तो मैं उन डिफेंडेंट्स को भी जोड़ लूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं जो ज्वाइंडर कर रहा हूँ वो कॉज ऑफ एक्शन की कर रहा हूँ। कॉज ऑफ एक्शन यानी मुकदमा लाने का कारण। मेरे पास अगर काफ़ी सारे मुकदमा लाने के कारण हैं, तो उन सभी कारणों को मैं अपने एक ही पर्टिकुलर सूट में क्या मैं क्लब करके मुकदमा ला सकता हूं? मैं यहां पर पार्टीज की ज्वाइनिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यहां ज्वाइंडर हो रहा है कॉज ऑफ एक्शन का। याद रखना इसका, और इसका रूल भी याद रख लो कि रूल नंबर 3 में, ये उन्होंने रूल नंबर 3 में दे रखा है। रूल नंबर 3, ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। देखो और क्या थे यहाँ पर, देखो, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, जैसा भी प्रोवाइड किया हुआ है उसे सुरक्षित रखते हुए, अ प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। मतलब मेरे पास मान लो एक प्लेंटिफ है, मेरे पास एक प्लेंटिफ है, उसके पास काफ़ी सारे कॉज ऑफ एक्शंस हैं और वो सारे कॉज ऑफ एक्शन सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर स्क्रीन पर इसको इलस्ट्रेट कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक पर्सन है ए, ठीक है, और ए एक प्लेंटिफ है और बी मेरे पास यहाँ पर कौन है, ये मेरे पास एक डिफेंडेंट है। ए के पास मल्टीपल कॉजेस एक्शन लाने के लिए हैं, जैसे C1, C2, C3, ये मल्टीपल मेरे पास कॉज ऑफ एक्शंस हैं। ये सारे के सारे बी जो कि डिफेंडेंट है इसके अगेंस्ट ही लाया करते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सबके सब यूनाइट करने पड़े होंगे एक ही सूट में। मतलब जब मैं सूट लेकर आऊँ, मान लो सूट नंबर 1 लेकर आऊँ, तो मैं अपने सूट नंबर 1 में, इसी सूट में, ये तीनों के तीनों कॉज ऑफ एक्शन को आपस में मैं ज्वाइन कर लूँ, ये कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और द सेम डिफेंडेंट्स ज्वाइंटली, मान लो एक डिफेंडेंट है तो उनके खिलाफ मैं ज्वाइन कर लूँ। मान लो मेरे पास एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं और मेरे पास एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट सेम कॉज ऑफ एक्शंस हैं, तो मैं सारे कॉज ऑफ एक्शंस इन सभी डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट भी ज्वाइन कर लूँगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर तो मेरे पास खाली बी था पहले वाले केस में, ये मेरे पास पहला केस था। मान लो मैं इसी केस को दूसरा केस बना लूँ, तो दूसरी सिचुएशन में मैं ये कहूँ कि मेरे पास बी नहीं, यहाँ पर मेरे पास B1 है और एक B2 भी है, और इनके दोनों के खिलाफ C1, C2 और C3 मेरे पास कॉज ऑफ एक्शंस हैं, तो मैं कर सकता हूँ इनके खिलाफ भी ज्वाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे, एंड एनी प्लेंटिफ हैविंग कॉज ऑफ एक्शन, एंड एनी प्लेंटिफ हैविंग कॉज ऑफ एक्शन इन विच दे आर जॉइंटली इंटरेस्टेड। और मान लो मेरे पास ऐसा प्लेंटिफ का कोई कॉज ऑफ एक्शन हो जिनमें ये प्लेंटिफ, इनमें ये प्लेंटिफ जॉइंटली इंटरेस्टेड हो। अब देखो कहानी इधर बदल रही है। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हो, मान लो मेरे पास A1 हो, A2 हो, और इनका जॉइंट इंटरेस्ट है सेम डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट, तो भी मैं इनके फेवर में इन कॉज ऑफ एक्शंस को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मेरे पास मल्टीपल प्लेंटिफ्स हो सकते हैं, मल्टीपल डिफेंडेंट्स हो सकते हैं, मेरे पास मल्टीपल जॉइंट कॉज ऑफ एक्शंस हो सकते हैं। मैं इन सभी कॉम्बिनेशंस में अपने कॉज ऑफ एक्शंस को, मल्टीपल कॉज ऑफ एक्शंस को ज्वाइन कर सकता हूं। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं यहाँ पर। सो एनी प्लेंटिफ्स, देखो एस लिखा है यहाँ पर, एनी प्लेंटिफ्स हैविंग कॉज ऑफ एक्शन इन विच दे आर जॉइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स, सेम डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स। शब्दों का ध्यान से देखो, लॉयर और जज की नज़र आम आदमी से बहुत अलग होती है। वो हर कॉमा, हर इन्वर्टेड कॉमा, हर कॉलन, सेमी कॉलन, ठीक है, इन सब को बहुत बारीकी से समझता है और उसका मतलब निकालने के लिए भी वो कैपेबल होता है। डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली मे यूनाइट सब कॉज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट। तो यही बात मैंने आपको इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाई है।
तो चाहे आप ये कॉम्बिनेशन बना लो, चाहे ये कॉम्बिनेशन बना लो, C1 C2 C3 तो तुम ज्वाइन करोगे ही करोगे, सीधी सी बात है यहाँ पर। ठीक होगी बात। चलो अभी आगे आते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं सबसेक्शन सब रूल नंबर 2 में, वेयर कॉज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड। अब तुमने क्या किया, तुमने C1 C2 C3 मान लो 3 कॉज ऑफ एक्शन थे, आपने इन्हें यूनाइट कर लिया, आपस में ज्वाइन कर लिया। यूनाइटेड का मतलब है ज्वाइन कर लेना, एक साथ लेकर आ जाना एक ही सूट में। अब क्या होगा, वो कहते हैं जुरिडिक्शन of the court as regard the suit shall depend upon the amount or the value of the aggregated subject matter or aggregate subject matters at the date of institution or instituting of the suit। सही बात है। अब देखो क्या हुआ, मान लो मेरा कॉज ऑफ एक्शन C1 जो था, इसके सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है 20,000। ठीक है, इसको जो फालतू है मैं यहां से इरेज कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ नजर भी आता रहे। इसकी कीमत है 20,000, इसकी कीमत है 10,000, इसकी कीमत है से फॉर एग्जाम्पल चलो 20 ले लेता हूँ, 20,000। ठीक है, टोटल मेरा हो गया 20 10 20 50 हो गया, 40 और 10 50, चलो 50,000 हो गया। अब मान लो मैं ये मुकदमा किसी सिविल जज के पास लाना चाहता हूँ और जूनियर डिवीजन के पास लाना चाहता हूँ और उनका मान लो पेक्यूनरी लिमिट 25,000 रुपीज़ की है, तो क्या मेरा ये वाला मुकदमा फिर सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कर लिया? वो कहते हैं नहीं यार, इसके पास तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर तो इनकी लिमिट से बाहर चला जाएगा। वो कह रहे हैं यहाँ नहीं ला सकते। आप मेरी बात समझे? तो वो कहते हैं आपने जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन यूनाइट कर लिया तो वहाँ जो कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो डिपेंड करेगा कि इनकी जो अमाउंट है या जो इनकी वैल्यू है, इनका सबका तुम एग्रीगेट कर लो सब्जेक्ट मैटर का, जिस समय पर मुकदमा लेकर आए हो उसके हिसाब से तय होगा कि ये मामला सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास जाएगा या सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास जाएगा। यहाँ पर मैंने 20,000 10,000 और 20,000 लिया है C1 C2 C3 में। अगर इंडिविजुअल C1 का मुकदमा लेकर आऊँ तो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास केस आएगा। अगर मैं C2 का लेकर आऊँ या C3 का इंडिविजुअल अलग अलग मुकदमा लेकर आता तो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास ये केस फॉल करता अगर उनका जुरिडिक्शन 25,000 का होता पेक्यूनरी लिमिट। लेकिन यहाँ पर मुझे अलग अलग नहीं देखना है, मुझे कंसोलिडेटेड देखना है, क्लब करके देखना है, और तब मैं उनकी जुरिडिक्शन की वैल्यू को तय कर पाऊंगा। यहाँ पर आप मेरी बात समझ गए ना? तो ये कहना चाहता हूं मैं यहाँ पर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 4 पर। ऑर्डर नंबर 2 ऑफ कोर्स वही चल रहा है। रूल नंबर 4, ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूल प्रॉपर्टी। देखो वो कहते हैं अगर आप इमूल प्रॉपर्टी की रिकवरी करना चाहते हो, ध्यान से सुनो, वो कहते हैं भाई साहब अगर आप इमूल प्रॉपर्टी की रिकवरी करना चाहते हो ना तो बस कुछ सर्टेन क्लेम होते हैं वही तुम ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है सब कुछ लेकर आओगे तुम, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइप के हैं वही ज्वाइन करोगे। अब कैसे? वो कहते हैं नो कॉज ऑफ एक्शन शैल अनलेस विद द लीव ऑफ अ कोर्ट बी जॉइंड विद द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द इमूल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। यानी कि अगर आप कोई भी कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन करना चाहते हो रिकवरी ऑफ इमूल प्रॉपर्टी के साथ, तो तुम तब तक नहीं कर सकते जब तुम कोर्ट से परमिशन ना ले लो, कोर्ट से लीव ना ले लो। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रही बात। देखो यार ऐसा है, अगर कोई मामला इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो भी फिर इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामले हैं बस वही लेकर आओ, उसके अलावा कोई और नहीं। कोई और कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन मत करना जो इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना हो। जैसे मान लो मुझे इमूल प्रॉपर्टी रिकवरी चाहिए, हो सकता है लीज पर दे रखी हो सकता है रेंट पे दे रखी हो, है ना, हो सकता है सेल कर रखी हो उसकी, ये सब उस इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है मैटर। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर हो जो इमूल प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड ना हो और वहाँ पर तुम्हारा कॉज ऑफ एक्शन कोई बनता हो और तुम उसी मुकदमे में इस इमूल प्रॉपर्टी वाले मुकदमे में ही उसे ऐड करना चाहते हो, तो तुम करोगे नहीं पाओगे उसे। हमारा लॉ हमें मना कर रहा है इसमें मत मुकदमे में लेकर आओ, ये मामला प्रॉपर्टी वाला है, इमूल प्रॉपर्टी वाला है, इसमें मत उसको इंडल्ज करो। और तुम फिर भी उसमें लाना चाहते हो तो फिर एक काम करो यार, फिर कोर्ट से जाके पहले परमिशन मांगो। और बीइंग कोर्ट भी जब आप जज बन जाओगे तो ये देखना कि तुम्हारे सामने जो मुकदमा आया है इसमें कॉज ऑफ एक्शन कौन कौन से हैं। खाली इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुकदमे मांग रहे हैं, रिलीफ मांग रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि कोई मामला इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कनेक्टेड ना हो और उसका रिलीफ मांग लिया हो, वो नहीं ज्वाइन कर सकते। और अगर वो तुमने खुद से कर लिया और कोर्ट से परमिशन मांगी नहीं तो वो
उसमें ऐड नहीं हो सकता, उसमें उसको ज्वाइन नहीं करना। वो कहते हैं एक्सेप्ट। अब किस किस को मैं कर सकता हूँ जिसमें मुझे कोर्ट की लीव भी ना लेनी पड़े और मैं उसे ज्वाइन कर सकता हूँ। वो कहते हैं अगर आप क्लेम लाते हो फॉर द मीन प्रॉफिट्स या कोई एरियर ऑफ रेंट को लेकर आते हो, ठीक है, जो प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हो तो उसके लिए ला सकते हो, क्योंकि यहां पर इन्होंने बोला एक्सेप्ट। इसको देखो, समझो मेरी बात को, इसे इसे पढ़ना कैसे है इस सेंटेंस को, वरना गलती करोगे। वो कहते हैं नो कॉज ऑफ एक्शन, इसको फिलहाल अनलेस विद लीव ऑफ अ कोर्ट छोड़ दो, फिलहाल इस लाइन को छोड़ देना, बाकी जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना समझना, और एक लाइन में समझना तब समझ में आएगा, वरना गलत इंटरप्रिटेशन कर लोगे। नो कॉज ऑफ एक्शन शैल बी ज्वाइंड विद द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी अनलेस, यानी कोई भी कॉज ऑफ एक्शन तुम ज्वाइन नहीं कर सकते रिकवरी ऑफ मूल प्रॉपर्टी के रिलेशन में इनको छोड़कर। यानी इनको ज्वाइन कर सकते हो, इनको ज्वाइन कर सकते हो, और इनको कोर्ट से लीव की लेने की जरूरत भी नहीं है। समझो ना मेरी बात को, ये जो नीचे दे रखे हैं ए बी सी, इनको ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा कोई और होंगे वो ज्वाइन नहीं कर सकोगे, उनके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर तुम्हारा कोई मीन प्रॉफिट्स है, मीन प्रॉफिट यार देखो किससे जुड़ा हुआ होता है, अरे इमूल प्रॉपर्टी से ही तो जुड़ा हुआ होता है। जब हमारी इमूल प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति अपने रॉन्गफुल पोजीशन में ले लेता है और उससे कुछ फायदा वायदा बना लेता है, कुछ पैसे वैसे बना लेता है, प्रॉफिट जनरेट कर लेता है, उसी तो हम मीन प्रॉफिट बोलते हैं। तो वो एसोसिएटेड किससे होती है, वो इमूल प्रॉपर्टी से ही तो एसोसिएटेड होती है। तो इनडायरेक्टली हमारा जो रिलीफ है, जो हमारा कॉज ऑफ एक्शन है, इसी से ही तो जुड़ा हुआ है हमारा क्लेम। तो फिर ठीक है, इसीलिए उन्होंने अलाउ कर दिया। इसी तरह से जो एरियर ऑफ रेंट है वो भी तो इमूल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होता है, किराए पे ही तो देते हो तुम मकान को, घर को, प्लॉट को, एग्रीकल्चर लैंड को, तो उसको भी तुमने इंक्लूड कर लिया, उसके भी कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और जोड़ भी सकते हो। आगे वो कहते हैं मान लो कोई आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज हेल्ड। मान लो आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसका ब्रीच हो गया, अब तुम उस ब्रीच का कोई क्या लाना चाहते हो, डैमेजेस का क्लेम लेना चाहते हो। आपने किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मान लो एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट टू सेल, खरीदने के लिए एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट, मान लो आप बायर हो, आपने उसके साथ एग्रीमेंट टू बाय बोलो या एग्रीमेंट टू सेल बोलो, वो एक ही बात है। आपने वो कर लिया, सामने वाले व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अब तुम कहते हो मुझे क्या चाहिए, मुझे डैमेजेस चाहिए, मुझे मेरा टोकन मनी वापस चाहिए, मुझे इतना नुकसान हुआ, ये हो जो भी आप मांगना चाहते हो, क्या वो मैं ले आऊँ इस मुकदमे में? हाँ ले आऊँ, कोई दिक्कत। तीसरा, क्लेम्स इन विच रिलीफ सॉट बी बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। और मान लो मेरे पास ऐसे क्लेम्स हैं जो ऐसे रिलीफ्स पर डिपेंडेंट है जो कि सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हो रहे हैं। मतलब अगर हमारा कोई ऐसा रिलीफ है जो सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हो रहा है और उसको मैं क्लेम कर रहा हूं, तो वो तुम इसी इमल प्रॉपर्टी वाले मुकदमे में ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहते हैं प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल shall be deemed to prevent any party in a suit for foreclosure or redemption or from asking to be put into possession of the immutable property of the mortgage property, sorry। तो वो कहते हैं कि इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे इस सेक्शन में, हाँ, या हमारे इस रूल में ऐसा कुछ नहीं है जो हमको रोकता हो, हमें प्रिवेंट करता हो कि अगर हमारे पास मॉर्गेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी, अगर हम फोरक्लोजर के बारे में रिलीफ मांगना चाहते हो, हम कोई रिडेम्पशन के लिए हम लाना चाहते हो, हम पोजीशन मांगना चाहते हैं, तो उसका कहीं रोक नहीं है। हमारा हमारा ये रूल कभी हमें रोक नहीं रहा, हम ला सकते हैं। तुम रिडेम्पशन मांगो, कोई दिक्कत नहीं, तुम फोरक्लोज करवाओ प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं, कब्जे के साथ आप ये भी मांगो। अगर कोई आदमी कब्जा मांगना चाहता है और फोरक्लोजर या रिडेम्पशन के बारे में भी रिलीफ लेना चाहता है तो ले ले भाई, हमारा ये रूल कहीं रोक नहीं रहा तुम्हें, ये कहना चाहते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 5 पर। क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और आयर्स। अगर आप कोई भी क्लेम लाना चाहते हो एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या किसी आयर के खिलाफ, या इनके द्वारा कोई क्लेम लाया जाता है, जब कभी वो लिखेंगे ना बाय और या फिर लिखेंगे अगेंस्ट, तो समझ जाना जहां लिखेंगे बाय तो इसका मतलब ये है एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या आयर ये मुकदमा लेकर आ रहे हैं, ये क्लेम लेकर आ रहे हैं। और मान लो कहीं पे लिखा होगा अगेंस्ट, तो इसका मतलब है कि इन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या आयर के खिलाफ मुकदमा आ रहा है। मैं बड़ी एलिमेंट्री और बड़ी बेसिक लेवल के ऊपर जो है, रूट लेवल के ऊपर चीज़ों को समझा रहा हूं तुम्हें, ताकि किसी भी जगह पर कैसी भी भाषा आ जाए तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। यहां पर वो कहते हैं नो क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर
एडमिनिस्ट्रेटर और आयर, एज शैल बी जॉइंट विद द क्लेम बाय और अगेंस्ट हिम पर्सनली अनलेस, मतलब अगर आप कोई मुकदमा लाना चाहते हो बतौर एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या आयर, तो उसमें मान लो तुम कोई क्लेम उस आदमी के उसके खिलाफ पर्सनली लाना चाहते हो, मतलब उसे पर्सनल लायबल करना चाहते हो। एक तरफ तो हम उस किसी पर्सन को एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर दिया, तो वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है जिसमें उसे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया। लेकिन हम अगर उसे एज अ पर्सनल लायबल करना चाहें तब वो कहते हैं तब तुम क्लेम नहीं लाओगे, उसे पर्सनल कैपेसिटी में लेकर नहीं आओगे। हाँ, अगर तुम लाना चाहते हो कॉज ऑफ एक्शन एग्जीक्यूटर की कैपेसिटी वाला, तो फिर एग्जीक्यूटर वाला रखो, पर्सनल वाला उसके साथ ज्वाइन मत करो। पर्सनल वाला जो तुम्हारा क्लेम है वो अलग रहेगा, वो इस कैपेसिटी में क्लेम क्लब नहीं करोगे तुम। लेकिन इसका भी उन्होंने एक्सेप्शन दे रखा है, अनलेस, अनलेस का मतलब ये है कि ये तुम तब तक नहीं करोगे जब तक कि द लास्ट मेंशन क्लेम्स आर अलेज्ड टू अराइज with reference to the estate in respect of which the plaintiff or the defendant sues or sued as executor, administrator or heir, or are such as he was entitled to or liable for jointly with deceased person with whom he represent। अगर तुम एज ए एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या आयर की तरह से कोई व्यक्ति कोई मुकदमा ला रहे हो या इनके ऊपर लाया जाता है, तो ये देखना पड़ेगा कि उस डिजीज पर्सन के साथ क्या तुम्हारा कोई जॉइंट लायबिलिटी बनती थी। अगर तुम्हारे कोई जॉइंट लायबिलिटी बनती थी उसके साथ, तब तो तुम्हें भी साथ में उस कॉज ऑफ एक्शन में ऐड कर लेंगे पर्सनली। अगर तुम्हारा पर्सनल उसके साथ कोई लेना देना नहीं था और तुम्हें सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी मिल रही है एज अ आयर जो डिजीज व्यक्ति है, तो सिर्फ उस प्रॉपर्टी के संबंध में मुकदमा आएगा, तुम पर्सनल लायबल नहीं हो। आप कहेंगे हम सर समझ नहीं पा रहे ये एग्जीक्यूटर वाला काम चल कैसे रहा, थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से डिकोड करके बता देता हूं, तुम्हें प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मान लो ए ने एक लोन ले लिया था बी से, ये एक बैंक है, ठीक है, ये बी बैंक है, इससे एक लोन ले रखा था, मान लो 10 लाख रुपए का लोन था। और ए ने कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर मॉर्गेज कर रखी थी, एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी थी, नाम है P1। इसका एक बेटा था, उसका नाम था B1, मतलब है ये बी की डेथ हो गई, ये हो गया डिजीज्ड। अब डिजीज होने पर, बी के डेथ होने पर B1 को इन्होंने इंप्लीड कर लिया एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसका। अब क्योंकि ये इसका आयर है और इस आयर को एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐड कर लिया, तुम इसको इंप्लीड करके सूट लाना चाहते हो, तो तुम ये सोचो कि मैं B1 को पर्सनली लायबल करूंगा इस 10 लाख रुपए के प्रॉपर्टी के लिए। यार 10 लाख रुपए का लोन B1 ने नहीं लिया था, बी ने लिया था। अब बी की जो एस्टेट है P1, ये सिर्फ एस्टेट लायबल है, ये आदमी पर्सनल लायबल नहीं है। तो तुम बी का अगेंस्ट सूट लेकर आ रहे हो, इसे पर्सनल लायबल नहीं कर सकते। अगर B1 भी इस सूट में रिस्पॉन्सिबल रहा होता पहले, अगर उसने भी लोन वोन लिया होता, तब तुम इसे पर्सनल इंप्लीड कर सकते हो, तब पर्सनल लायबल कर सकते हो, वरना नहीं। तो ये जितने भी मेरे आयर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, एग्जीक्यूटर हो, उनकी हम पर्सनल लायबिलिटी के लिए मुकदमा यहाँ पर इनके साथ ज्वाइन करके नहीं ला सकते, इनके साथ में ज्वाइन करके नहीं ला सकते, क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ में। तुम्हें लगता है तुम अलग मुकदमा लेकर आ जाओ, लेकिन अगर इसका कोई जॉइंट लायबिलिटी रहा होता, तब तुम इन्हें इनके साथ इंप्लीड कर सकते हो, तब इनको ज्वाइन कर सकते हो। वो कॉज ऑफ एक्शन जो एस्टेट से रिलेटेड है और इसकी पर्सनल लायबिलिटी है, ये तब जुड़ेगी जब दोनों के कॉमन लायबिलिटी रहती है, वरना नहीं। ये समझा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अभी आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 6 पर, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। देखो कोर्ट, पहले मैंने आपको बताया था कि प्लेंटिफ को ज्वाइन कर लिया, उनमें से कुछ लोग जानबूझ के डिले कर रहे हैं, ट्रायल को एम्बेरस कर रहे हैं, तो कोर्ट को क्या करना पड़ रहा है, सेपरेट ट्रायल्स के लिए ऑर्डर पास करना पड़ रहा है। इसीलिए डिफेंडेंट के केस में भी मैंने तुमको बताया था। लेकिन यार कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो ट्रायल ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें हमारे कॉज ऑफ एक्शन ऐसे ज्वाइन हो रखे हैं कि हमें लगता है कि इनका सेपरेट ट्रायल चले तो बेहतर रहेगा। तो क्या ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या अलग अलग ट्रायल चला जा सकते हैं? समझते हैं। देखो वो कहते हैं वेयर इट अपियर टू द कोर्ट दैट द ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन वन सूट में एम्बेरस और डिले
अगर कोर्ट को ये लग रहा हो कि इन जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की वजह से कोई मुकदमा एम्बेरस हो रहा है या डिले हो रहा है ट्रायल में, ठीक है, या अदरवाइज सही नहीं रहेगा, इनकन्वीनियंट रहेगा इसे करना, तो कोर्ट वहां पर सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर पास कर सकती है, जैसा भी उनको ठीक लगता है। तो उनको लगता है न्याय हित में जरूरी है ऐसा ऑर्डर पास करना, जो भी उनको ठीक लगता है वो ऑर्डर पास कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी आगे आता है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 7, जो कि हमारे आज के सेशन का ये लास्ट रूल है। यहां पर वो कहते हैं ऑब्जेक्शंस एज टू मिस जॉइंडर। देखो यहां पर भी हमारी सेम ही सिचुएशन है जैसे पार्टीज के कंसर्न में नॉन जॉइंडर या मिस जॉइंडर के लिए हमने ऑब्जेक्शंस लिए थे। वो कहते हैं अगर आप मिस जॉइंडर यानी कॉज ऑफ एक्शन और गलत ज्वाइन कर लिए गए, उनमें आपको कोई आपत्ति है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो तुम कैसे लोगे? वो कहते हैं जितने भी ऑब्जेक्शन है ना आपके मिस जॉइंडर और कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, वो जितने भी ग्राउंड्स हैं, वो आपकी जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होती है भाई साहब उसमें तुम ले लो। और मान लो वहां पर कोई इश्यूज अगर सेटल हो रहे हैं उस मुकदमे में, तो जिस समय पर इश्यूज सेटल हो रहे हो या उससे पहले आप अपने ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन ले लो। लेकिन हाँ, अगर मान लो सिचुएशन ऐसा होता है कि ऑब्जेक्शन सब्सिक्वेंटली अराइज हुआ है, ग्राउंड ही अगर सब्सिक्वेंटली अराइज हुआ है, इशू डिसाइड होने के बाद अराइज हो रहा है, ग्राउंड उससे पहले वो ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो तुम उसके बाद भी ऑब्जेक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ मामलों में ग्राउंड ही फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद अराइज होता है, तो फिर जब वो अराइज ही बाद में हो रहा तुम पहले कैसे ले सकते थे? उस केस में तो चलो तुम बाद में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉज ऑफ एक्शन पहले ही इशू फ्रेम होने से पहले ही अराइज हो चुका था, तो जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होती है इशू फ्रेम होने के समय पर या उस समय फ्रेम होने के पर, जिस समय फ्रेम हो रहा है उस समय पर या उससे पहले, आप अपना ऑब्जेक्शन ले लो, अपने ग्राउंड्स जो भी लेना है ले लो। और वो कहते हैं अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो ये मान लिया जाएगा कि तुमने अपना ऑब्जेक्शन भाई साहब वेव कर दिया है, यू हैव ऑलरेडी वेव्ड, आप उसे लेना नहीं चाहते, आपका कोई ऑब्जेक्शन था ही नहीं। दिस इज व्हाट दे वांट टू से हियर, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पूरा ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 7 तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे का जो हमारे पास ऑर्डर नंबर 3 है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। सो मीन टाइम इस सेशन को यहीं पर रोक लेते हैं। थैंक यू सो मच।